दोस्तों, आपके अपने चैनल लक्ष्य द गोल पर आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं इसकी उत्पत्ति कब हुई है और किस प्रकार से हुई है? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और कब हुई है, कितने साल पहले हुई है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ विद्वानों ने केवल अपनी कल्पनाओं के आधार पर बता दिया कि इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जिसको हम कहते हैं पारंपरिक आधार पर बताना। दूसरा तरीका है कि कुछ दार्शनिक या विद्वान जो थे उन्होंने कुछ तर्क रूप से अर्थात तर्क को ध्यान में रखते हुए दिया, जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक अर्थात वैज्ञानिक तरीके से बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। इस प्रकार से हम देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक पारंपरिक आधार पर जो विद्वान दिए थे उनको अलग रखते हैं और वैज्ञानिक आधार पर जो विद्वान दिए थे हम उनको अलग रखते हैं। लेकिन पारंपरिक आधार हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है। जैसे पाइथागोरस महोदय हो गए, थेल्स महोदय हो गए, इन्होंने दिया था, तो इनकी बात हम नहीं करने वाले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? जो वैज्ञानिक आधार पे जो भी मत दिए गए थे उसकी बात करेंगे। तो देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति किस आधार पर पढ़ेंगे? वैज्ञानिक आधार पे। और जब हम वैज्ञानिक आधार पे देखते हैं तो वैज्ञानिक आधार पे भी इसको दो भाग में विभाजित करना पड़ता है जिससे हम इसको आसानी से समझ सके। तो दो भाग कौन से होंगे? एक तो वो जो कुछ ऐसे दार्शनिक या विद्वान थे जिन्होंने केवल एक तारे की सहायता से बताया कि सौरमंडल अर्थात इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरे हम उन विद्वानों को लेंगे जिन्होंने एक से अधिक तारे अर्थात 2 या 3 तारों की सहायता से बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना है, कैसे सारे ग्रह आए। तो वे सिद्धांत जिसमें केवल एक तारे की सहायता से बताया गया उसे कहते हैं अद्वैतवादी सिद्धांत। दूसरा है जिसको कहा जाता है द्वैतवादी। अद्वैतवादी सिद्धांत क्या है? जिसमें हमने माना कि केवल एक तारे की सहायता से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें क्या होगा आपका? एक तारे की सहायता से कह सकते हैं। द्वैतवादी सिद्धांत तो वो सिद्धांत है जिसमें हम कहते हैं 2 तारे या 2 से अधिक तारे की सहायता से क्या हुआ है, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, हमारा सोलर सिस्टम बना है। तो हम आज पढ़ेंगे एक तारे की सहायता से। अगर हम एक तारे की सहायता से देखें तो सबसे पहले जिस विद्वान ने एक वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किया था उनका नाम है कास्ते द वफन। यह हुआ कब था? इन्होंने दिया था 1749 ईस्वी में। नाम क्या था? नाम था कास्ते द वफन। इन्होंने पहली बार 1749 में एक सिद्धांत दिया था जिसमें पहली बार कुछ वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हुए। लेकिन जो पहले जो बहुत ही सफल माने जाते थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका नाम है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट ने एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत के आधार पर बताया कि किस प्रकार से पृथ्वी और अन्य सारे ग्रह की उत्पत्ति हुई है। तो आज हम केवल देखेंगे इमैनुअल कांट महोदय का। और दूसरा एक नाम और आता है, वो है लाप्लास महोदय। लाप्लास महोदय ने भी एक सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत। तो क्या है ये कांट महोदय का सिद्धांत और क्या है लाप्लास महोदय का सिद्धांत? इस सिद्धांत के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले हम क्या देखते हैं? अद्वैतवादी सिद्धांत। तो देखते हैं कि इमैनुअल कांट महोदय ने क्या बोला। इमैनुअल कांट महोदय ने एक सिद्धांत दिया जिसको क्या बोला गया? वायव्य राशि परिकल्पना की सिद्धांत। और वायव्य राशि परिकल्पना की सिद्धांत जो दिए उसी में विस्तृत रूप से बताया पहली बार कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। उसमें जो तर्क प्रस्तुत किए उसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमैनुअल कांट महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था या फिर उनका सिद्धांत कितने तारों पर आधारित था। तो केवल एक तारे पे। और वे सिद्धांत जिसको जो एक तारे पर आधारित था उन्हें कौन सा सिद्धांत कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अद्वैतवादी सिद्धांत। वायव्य राशि परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया था? इमैनुअल
कांट महोदय ने दिया था। कब दिया था? ये सिद्धांत दिया था इन्होंने 1755 ईस्वी में। तो डेट आप याद रखना, 1755 में दिया था। किसने दिया था? इमैनुअल कांट ने दिया था। सिद्धांत क्या है? वायव्य राशि परिकल्पना सिद्धांत। तो जब ये सिद्धांत दिए तो आपको ये पता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो कोई मानव तो था नहीं कि पता चले कि पृथ्वी की उत्पत्ति होती, किसी ने देखा है? सबने बस क्या किया है, एक अपना तर्क दिया है कि इस प्रकार से हुआ होगा। किसी भी सिद्धांत को बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त तो नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है तो हमें पढ़ना ये अनिवार्य है। देखिए, जब कांट महोदय ने अपना सिद्धांत दिया तो इन्होंने कुछ चीजें पहले मान ली। पहले अपनी कुछ मानी हुई चीजों पे ही अपनी कल्पनाएं बताई और बताया कैसे एक तर्क के अनुसार कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो देखते हैं उन्होंने क्या माना। पहली बार उन्होंने ये माना था कि प्राचीन समय में क्या था, कुछ दैव निर्मित आदि पदार्थ थे। तो क्या थे? प्राचीन समय में दैव निर्मित आदि पदार्थ पहले से ही उपस्थित थे। दूसरा क्या माना इन्होंने, ये थे कैसे? ये अत्यंत शीतल और कठोर थे। ये कैसे थे? अत्यंत शीतल और कठोर थे। तीसरा इन्होंने मान लिया कि आपसी आकर्षण की वजह से क्या हुआ, ये आपस में टकराने लगे। इन्होंने तीन चीजें क्या मानी? पहली मानी कि प्राचीन समय में दैव निर्मित कुछ आदि पदार्थ थे। दूसरा माना जो अत्यंत शीतल और कठोर थे। और फिर माना कि आपसी आकर्षण की वजह से क्या हुआ, आपस में ये टकराने लगे। और जब ये आपस में टकराहट शुरू हुई तो क्या हुआ, आपस में टकराने से इसमें क्या उत्पन्न हुआ, इसमें ताप और भ्रमण गति उत्पन्न हो गई। अर्थात जब आपस में टकराने से हुए तो टकराहट से क्या हुआ, ताप की उत्पत्ति हुई और भ्रमण गति की उत्पत्ति हुई। जब ताप और भ्रमण गति की उत्पत्ति हुई और जैसे जैसे ताप और भ्रमण गति बढ़ता गया तो क्या बन गया, यही एक वायव्य राशि में परिवर्तित हो गया। अर्थात गैसियस फॉर्म में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब वायव्य राशि में जब परिवर्तन हुआ और कुछ समय बाद निरंतर ताप बढ़ने की वजह से क्या हुआ, यही जो वायव्य राशि थी ये परिवर्तित हो गई किसमें, निहारिका में। और पता है कि निहारिका का ताप अत्यधिक होता है, इसकी गति भी अत्यधिक होती है। निहारिका में परिवर्तन हुआ और निहारिका में गति इतनी तेज होने लगी कि गति तेज होने की वजह से क्या हुआ, इसका आकार बढ़ने लगा। और जैसे जैसे आकार बढ़ता जा रहा था इसका तापमान बढ़ता जा रहा था। तो निहारिका में क्या हुआ, गति तेज हुई, उससे आकार में परिवर्तन हुआ, आकार बड़ा हो गया। आकार ज्यादा बढ़ा उससे क्या हुआ, तापमान बढ़ गया। और जैसे तापमान बढ़ा फिर गति और ज्यादा तेज हो गई। और गति इतनी ज्यादा हो गई कि उस पे केंद्रापसारी बल कार्य करने लगा। केंद्रापसारी बल का अर्थ कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अर्थ होता है कि ऐसा बल जो अपने से बाहर फेंकने की क्षमता रखता हो, तो उसी को हम कहते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बहुत तेज गति होने की वजह से क्या हुआ, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करने लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसके बीच में जो निहारिका थी इसके बीच में एक उभार आने लगा। और निहारिका के बीच में उभार आने लगा और जैसे जैसे गति बढ़ती गई और एक समय ऐसा समय एक आया जिससे कि निहारिका के बीच में जो उभार आ रहा था वहां से एक एक करके 9 छल्ले बाहर निकले। और 9 छल्ले जो बाहर निकले यही बाद में जाकर क्या हुए, 9 ग्रह में परिवर्तित हो गए। ऐसी को हमने क्या मान लिया, 9 ग्रह मान लिया। अब 9 ग्रह है, क्या ग्रह हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनके सिद्धांत के अनुसार 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। और फिर जो अवशिष्ट भाग जो निहारिका का बचा था वो जब आपस में संगठित हुए तो क्या हुए, वो आपस में संगठित होकर के एक तारा बनाए और वही तारा क्या कहलाया, हमारा सूर्य कहलाया। और फिर जो प्रक्रिया हुआ, इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से क्या हुआ, ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये रहेगा पूरा सिद्धांत। एक बार सिद्धांत फिर से देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। कांट महोदय ने दिया था वायव्य राशि परिकल्पना के सिद्धांत। इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कुछ चीजें मान ली थी। पहले चीज इन्होंने ये माना था कि दैव निर्मित आदि पदार्थ पहले से ही ब्रह्मांड में उपस्थित थे, जो कि अत्यंत शीतल और क्या थे, कठोर थे। फिर इन्होंने ये मान लिया कि आपसी आकर्षण की वजह से उसमें क्या हुआ, आपस में टकराव शुरू हुआ और आपसी टकराव से क्या हुआ, ताप और भ्रमण गति उत्पन्न हो गई।
जब ताप और भ्रमण गति उत्पन्न हो गई तो जैसे भ्रमण गति जब शुरू हुई तो उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से क्या हुआ, अन्य पदार्थ उससे आकर के जुड़ने लगे, जिससे कि वायव्य राशि में परिवर्तित हो गई। वायव्य राशि क्या था, उसमें गति निरंतर बढ़ती जा रही थी, तापमान बढ़ती जा रही थी, और गति और तापमान में के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, वो निहारिका में बदल गया। और निहारिका में आपको पता है कि तापमान अत्यधिक होता है। अब निहारिका में तापमान ज्यादा था, गति जा रही थी, जिससे कि उसकी आकार बढ़ती जा रही थी। जब आकार बढ़ते जा रहा था तो उससे उसका तापमान बढ़ते जा रहा था, और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा था उसकी गति भी बढ़ती जा रही थी। अब गति बढ़ने की वजह से क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि गति इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी आकर्षण शक्ति से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थात केंद्र पसारी बल कार्य करने लगा। केंद्र पसारी बल क्या होते हैं, वो बल जो अपने से बाहर फेंकने की क्षमता रखता हो। जैसे मानिए कि इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं और अचानक से बहुत तेज घुमा के छोड़ दूं तो क्या होगा, बाहर चला जाएगा। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे जब केंद्र पसारी बल बहुत ज्यादा हो गया तो हुआ क्या, इसके बीच में निहारिका के बीच भाग में क्या हो गया, उभार आने लगा। और उसमें उभार आने की वजह से क्या हुआ, उसमें से एक एक करके 9 छल्ले बाहर निकले, और यही 9 छल्ले क्या हुए, बाद में 9 ग्रह कहलाए। और इसी चीज की पुनरावृत्ति से क्या हुआ, ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ, और जो अवशेष भाग बच गया था उससे क्या हुआ, निहारिका का निर्माण हुआ। तो आपको समझ में आ गया कि क्या था वायव्य राशि परिकल्पना सिद्धांत। लेकिन अब हमें देखेंगे कि एक और महोदय थे जिनका नाम था लाप्लास महोदय, उन्होंने दिया था निहारिका परिकल्पना सिद्धांत। जो निहारिका परिकल्पना सिद्धांत उन्होंने दिया था उसमें इनकी बाद में तो बहुत ज्यादा समर्थन मिला, लेकिन बाद में इस सिद्धांत में बहुत सारी कमियां देखी गई, जिससे कि आलोचना के शिकार हुए। और जब ये आलोचना के शिकार हुए तो इसी में इन्हीं के सिद्धांत में कुछ संशोधन करते हुए लाप्लास महोदय ने अपना सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत को क्या कहा गया, निहारिका परिकल्पना सिद्धांत। आइए देखते हैं क्या था निहारिका परिकल्पना सिद्धांत। किसने दिया था, लाप्लास महोदय ने दिया था। कब, 1796 में दिया था। तो इन्होंने जो परिकल्पना सिद्धांत दिया था, निहारिका परिकल्पना सिद्धांत, ये जो सिद्धांत था, अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया कि जो कांट महोदय का सिद्धांत था, उसी सिद्धांत में कुछ संशोधन करके इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। जो उसमें कमियां थी उस कमियों को दूर किए और ये सिद्धांत दिए। ये सिद्धांत जो दिए थे, एक इनकी बुक थी एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, जिसमें पब्लिश किए थे, और उसके बाद लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली और बहुत ज्यादा इनको समर्थन प्राप्त हुआ। तो पहले देखते हैं कि कौन सी वो कमियां थी जिस कमियों को दूर किए। तो हम देखते हैं कि कांट महोदय ने जो कुछ अपने सिद्धांत माने थे, कुछ चीजें मानी थे, उसी पर अपना सिद्धांत दिए थे। तो उन्होंने बताया क्या कि दो पदार्थों के आपस में टकराव से क्या हुआ, गति उत्पन्न हुई और ऊष्मा उत्पन्न हुआ। तो इन्होंने ये बोला कि बाद में जब सिद्धांत को देखा गया, ध्यान देकर पता चला कि किसी भी पदार्थ के टकराने से इतनी अत्यधिक मात्रा में गति और ऊष्मा नहीं उत्पन्न हो सकती है। तो ये बात तो है। तो पहली चीज कमी तो उनकी थी, ये थी कि गति और ऊष्मा अत्यधिक उत्पन्न नहीं हो सकती है। दूसरी बात इन्होंने जो बताया था कि जैसे जैसे उसमें गति बढ़ती जा रही थी, आकार बढ़ता जा रहा था, और जैसे जैसे आकार बढ़ रहा था, गति बढ़ती जा रही थी, तापमान बढ़ता जा रहा था, और उसके बाद क्या हुआ, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क किया। लेकिन यहां पर एक चीज आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि अगर किसी वस्तु की आकार बढ़ती है तो उसकी गति धीमी होती है, और यदि गति तेज होती है तो आकार उसकी क्या होती है, कम होती है। तो उन्होंने जो ये सिद्धांत है यहाँ पे 2-3 चीजें गलत की थी, और इसीलिए वो आलोचना के पात्र हुए। तो उसी कमियों को पूरा करने के लिए लाप्लास महोदय ने अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या किया कि जहां जहां पे उनकी कमियां थी वहां पे कुछ चीजें पहले ही मान लिए। जैसे क्या कि इन्होंने पहले मान लिया कि प्राचीन समय से ही क्या थी, एक निहारिका उपलब्ध थी, अर्थात निहारिका पहले से ही थी। अर्थात ब्रह्मांड में एक निहारिका पहले से थी। दूसरा चीज इन्होंने ये माना, ये जो थी अत्यंत क्या थी, गतिशील थी। तीसरा इन्होंने माना क्योंकि आप धीरे धीरे ठंडा होकर सिकुड़ने लगी। तो लाप्लास महोदय ने पहला क्या माना कि निहारिका पहले से ही थी। तो जिससे हुआ क्या, जो उनकी पहली गलती थी कि आपस में टकराने की वजह से निहारिका बना, तो वहां पे उनकी वो गलती क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। वो गलती क्या हुई, सुधार दिए। यहाँ पे इन्होंने पहले ही माना कि निहारिका पहले से थी, तो इस वजह से क्या हो, जो पहले गलती कर चुके थे वो गलती नहीं दोहराते। वही कहते हैं ना कि ये बहुत चालाक थे महाशय।
ये सोचे कि हम निहारिका को बनाएंगे शुरू से तब तो कुछ होगा, निहारिका को पहले से ही मान लेंगे तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यही कंडीशन है कि जहां पर उनकी गलती है उस गलती को ही छोड़ दो, तो हमारे में गलती कोई निकाल नहीं सकता है। दूसरा क्या, अत्यंत गतिशील थी। इससे इनकी दूसरी गलती जो उनकी थी कि आपस में टकराने से गति उत्पन्न होती है, ये भी छोड़ दिए वो कि पहले से ही गतिशील थी तो गति आई कहां से, इसका मतलब ही नहीं है कोई जानने का, तो यहाँ पर भी कमी नहीं निकाल सकते। तीसरा क्या है बताया, धीरे धीरे वो ठंडा होकर सिकुड़ने लगे। अब इसी को क्या किया, वो व्याख्या कर दी और अपना सिद्धांत दिए। तो देखिए होता क्या है, जो निहारिका पहले से उपलब्ध थी वो क्या थी, वो अत्यंत गतिशील थी। और गतिशील होने की वजह से क्या हो रहा था, विकिरण की वजह से उष्मा का ह्रास हो रहा था। जब विकिरण की वजह से उष्मा का ह्रास हो रहा था तो जिससे क्या हो रही थी, निहारिका ठंडा होती जा रही थी। और जब निहारिका जब ठंडा होगी तो क्या होगा, उसका आकार कम होगा, आकार कम होगा तो उसकी आयतन कम होगी। तो आकार और आयतन कम होने की वजह से क्या हुआ, उसकी जो गति थी, गति उसकी बढ़ गई। और जब उसकी गति बढ़ गई तो फिर यहाँ पे उन्होंने वही सिद्धांत दिया कि गति इतनी ज्यादा हो गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया। अर्थात निहारिका के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज्यादा कौन सा हो गया, केंद्रापसारी बल हो गया। और केंद्रापसारी बल अधिक होने की वजह से क्या हुआ कि निहारिका गति इतनी तेज थी कि बीच में एक उभार आने लगा, जिससे कि यहाँ पे कांट की जो गलती उन्होंने किया था कि जैसे जैसे आकार बढ़ता गया और वैसे गति बढ़ती जा रही थी, ये गलती भी यहाँ पे क्या हो गई, इनकी सही हो गई कि क्या हुआ, निहारिका का ठंडा होने से सिकुड़ने लगी, जिससे आकार कम हुआ। और जब आकार कम होगा तो गति बढ़ सकती है, ये सिद्धांत है हमारा। तो आकार कम हुआ जिससे गति बढ़ी, और गति बढ़ी तो इतना ज्यादा गति हो गई कि यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करने लगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा अत्यधिक हो गया, जिससे क्या हुआ, निहारिका के बीच में एक उभार आने लगा। और इस उभार की वजह से क्या हुआ, बाद में एक छल्ला बाहर निकला। और जो एक छल्ला बाहर निकला, उसी छल्ले से बाद में 9 छल्ले बने, जो कि बाद में 9 ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। कांट महोदय के अनुसार केवल एक ग्रह कांट महोदय के अनुसार 9 छल्ले बाहर निकले थे, लेकिन लाप्लास महोदय के अनुसार केवल एक छल्ला बाहर निकला था और उस एक छल्ले से ही 9 ग्रह बने। और 9 ग्रह से फिर क्या हो गया, उनके उपग्रह बने, और जो अवशेष भाग बचा था वो क्या हो गया, वो हमारा बन गया सूर्य। तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है, अंतर देख लेते। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोनों के सिद्धांत में अंतर क्या था। पहला अंतर हमने क्या देखा, इन्होंने बताया कि प्राचीन समय से ही आद्य पदार्थ थे, जिससे कि जाकर के निहारिका बना। लाप्लास महोदय ने पहले ही निहारिका मान लिया। दूसरी कमी क्या है, दूसरी अंतर क्या है दोनों में, कांट महोदय के अनुसार एक निहारिका से 9 छल्ले बाहर निकला, वहां से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। लेकिन लाप्लास महोदय के अनुसार एक छल्ला बाहर निकला और एक छल्ले से 9 छल्ले में परिवर्तित हुए, जहां से 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से जो उनकी कमी थी, जो उनकी गलती थी, उसको तो इन्होंने सिद्ध कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, पुराने सिद्धांत में कुछ ना कुछ आलोचना होगा। कुछ समय बाद ये भी थोड़े से आलोचना के पात्र हुए। और इनमें आलोचना क्या हुई, इन्होंने क्या कमियां की, जो कि मैंने पहले आपको बताया। मैंने क्या बोला, इन्होंने सीधे निहारिका मान लिया था। तो बाद में ये पूछा गया कि निहारिका आया कहां से था ब्रह्मांड में, इनका सिद्धांत तो ऐसा कुछ बताता नहीं है। दूसरी चीज कि जब एक छल्ले से 9 छल्ले बने तो केवल 9 ही क्यों बने, कम भी बन सकते थे, ज्यादा भी बन सकते थे, केवल 9 क्यों माने। अगली चीज कि अगर ग्रहों से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई तो कहते हैं जैसा पिता होता है वैसा पुत्र होता है। यानी ग्रहों से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई तो जैसे जैसे ग्रह घूमते वैसे उपग्रहों को भी घूमना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे बृहस्पति हो गया और शनि हो गए, उनके उपग्रह जो है अपने पिता के अपोजिट घूमते हैं। तो ये सब जो सिद्धांत, ये 2-3 जो क्वेश्चंस थे, इनका सिद्धांत नहीं बता पा रहा था कि ये सब कहां से आया। तो इस वजह से क्या हुए, ये भी आलोचना के पात्र हुए। तो अद्वैतवादी जो सिद्धांत था उसमें हमारे केवल 2 ही सिद्धांत है जो महत्वपूर्ण है, जहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप ऑप्शनल का पेपर देखेंगे ज्योग्राफी का, तो वहां पे पीसीएस का, तो वहां पे कुछ 1 से 2 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। या तो अद्वैतवादी सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर द्वैतवादी सिद्धांत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द्वैतवादी सिद्धांत क्या है, वहां पे भी आपको 4 से 5 सिद्धांत मिलेंगे, जैसे कि जेम्स महोदय का सिद्धांत मिल जाएगा, जेफरीज महोदय का सिद्धांत मिल जाएगा। तो इन सब सिद्धांतों के बाद हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि द्वैतवादी सिद्धांत होगा। हमने आज केवल देखा अद्वैतवादी सिद्धांत। तो यहाँ से केवल 2 ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है और 2 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो भी बताया समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी जहाँ पे ना समझ में आया हो, या फिर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, तो क्वेश्चन
कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।